हेलो एवरीवन। आप सब लोगों का मेरे चैनल बॉटनी सागर में हार्दिक स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस कराया था। वहाँ पे मैंने फिजन को डिस्कस कराया, बडिंग को डिस्कस कराया, रीजनरेशन को डिस्कस कराया और फोर्थ मेथड यहाँ पे आ रहा है फ्रेगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन ये सिंपल एक मेथड है रिप्रोडक्शन का जो जनरली लोअर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। और इस टाइप के रिप्रोडक्शन में जो ऑर्गेनिज्म है वो मैच्योरिटी पर डिवाइड करता है। क्लियर? तो फ्रेगमेंटेशन का मीनिंग यही होता है कि कन्वर्ट इनटू पीसेस। तो इट इज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच parent organism breaks into two or more pieces called fragments by wave action, called fragments either by wave action or by death and decay of old parts, or by death and decay of old parts, and finally each fragment give rise to new individual और इसका एग्जाम्पल जनरली हम बात करें तो लोअर एनिमल्स की बात करें तो स्पॉन्जिस में ये देखने को मिलता है। स्पॉन्जिस को पॉरीफर्स बोलते हैं हम, पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म। इसके बाद सिलेंट्रेट्स में ये देखने को मिलता है। और सिलेंट्रेट्स की मैं बात करूं तो सबसे बेस्ट एग्जांपल यहाँ पर सी एनीमोन का आ जाता है। इसके बाद इट इज ऑल्सो फाउंड इन फ्लैट वॉर्म्स मीन्स प्लेटीहेल्मिन्थीज के मेंबरों में, जिसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल प्लेनेरिया का आता है। इट इज ऑल्सो फाउंड इन इकाइनोडर्म्स स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स इनको बोला जाता है। क्लियर? इसके बाद लोअर प्लांट्स की मैं बात करूं जिनके अंदर फ्रेगमेंटेशन मिलता है, उसमें आप देख सकते हैं फिलामेंटस एल्गी के अंदर ये मिलता है। फिलामेंटस एल्गी, और इसमें आप स्पाइरोगायरा ले सकते हैं। बेस्ट एग्जांपल है स्पाइरोगायरा फ्रेगमेंटेशन का। इसके बाद आप ब्रायोफाइट्स में भी ये देखने को मिलता है। ब्रायोफाइट्स में मैं डिस्कस करूं तो मार्केंसिया एंड रिक्सिया ये बेस्ट एग्जांपल इसके हो सकते हैं। और नेक्स्ट इट इज ऑल्सो फाउंड इन टेरिडोफाइट्स, फर्न प्लांट इनको बोला जाता है। और टेरिडोफाइट्स में सबसे बेस्ट एग्जांपल है जिसमें फ्रेगमेंटेशन मिलता है, उसको बोलते हैं स्लेजिनेला रूपेस्ट्रिस।
फ्लैजीनेला रूपेस्ट्रिस, और इसी को हम संजीवनी बूटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संजीवनी बूटी। संजीवनी बूटी, और इसी का ही यूज लक्ष्मण जी ने किया था। हनुमान जी इसी बूटी को लेकर के आए थे। तो इस तरीके से आप फ्रेगमेंटेशन को समझ सकते हैं। ठीक है, क्लियर एक कंसेप्ट है कि यहाँ पर जो मैच्योर इंडिविजुअल है वो ब्रेकअप इनटू द 2 और मोर पीसेस एंड फाइनली ईच पीसेस गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। सिंपल ये कंसेप्ट है। जैसे कि आपने प्रीवियस क्लास में मीन्स आपने 10th के अंदर रिप्रोडक्शन को स्टडी किया होगा, तो वहां पे आपने प्लेनेरिया को अच्छी तरीके से उसका डायग्राम देखा होगा। कि जैसे कि मैं आपको जनरल आइडिया दे दूं कि ये एलोंगेटेड बॉडी प्लेनेरिया की है, और प्लेनेरिया के अंदर ये इसका आई स्पॉट है, इसके ऊपर गैंग्लियन होते हैं, बड़ा स्पेसिफिक है ये फ्लैट वॉर्म है। अब मैच्योरिटी पर ये फ्लैट वॉर्म वेव एक्शन की वजह से या फिर इसके बॉडी फ्रेगमेंट्स की डेथ हो जाए तो ये फ्रेगमेंट्स में पीसेस में ब्रेक हो जाता है एंड फाइनली ईच पीस गिव राइज टू न्यू प्लेनेरिया। तो ऊपर वाले पीस से भी न्यू प्लेनेरिया बन जाएगा, मिडिल वाले पीस से भी क्या है, न्यू प्लेनेरिया डेवलप हो जाएगा, और नीचे वाले पीस से भी न्यू प्लेनेरिया डेवलप हो जाएगा। क्लियर? ये आई स्पॉट हैं, ये आप सिंपली समझ सकते हैं फ्रेगमेंटेशन को। क्लियर? इसके बाद में यहां पर एक बात ये आती है कि अब फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में क्या डिफरेंस है, क्यों ये दोनों अलग अलग हैं। तो आप ध्यान से सुनिए, फ्रेगमेंटेशन ऑलवेज मैच्योरिटी पर होगा, रीजनरेशन लाइफ की किसी भी स्टेज में हो सकता है। तो एक तो आप ये डिफरेंस समझ सकते हैं, और दूसरा मैं आपको ये डिस्कस कर सकता हूं कि द डिफरेंस इज दैट कि फ्रेगमेंटेशन स्पेसिफाइज 2 parts each growing into complete organism, but regeneration is simply a general process of regrowth. क्लियर? तो रीजनरेशन जनरली रीग्रोथ की एक प्रोसेस है जिसमें जो लॉस्ट बॉडी पार्ट है वो दोबारा से अपनी ग्रोथ को कंप्लीट करता है। क्लियर? फ्यू स्पीसीज आर कैपेबल ऑफ फ्रेगमेंटेशन बट ऑल स्पीसीज अंडरगो रीजनरेशन टू वेरिंग डिग्री। क्लियर? मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो फ्रेगमेंटेशन है वो फ्यू स्पीसीज ही परफॉर्म करती हैं, मैच्योरिटी पर परफॉर्म करती हैं, लेकिन जो रीजनरेशन का फिनोमेना है ये ऑल द ऑर्गेनिज्म में कॉमन मिलता है और वेरिंग डिग्रीज से ये क्या है, कंप्लीट होता है। अब ह्यूमन बॉडी की बात करूं तो बहुत सारी सेल्स हैं जो रीजनरेट होती रहती हैं। आरबीसी को आप देख सकते हैं, कंटिन्यूअस फॉर्म होती रहती हैं। ठीक है, अब ऑर्गन में देखा जाए तो लिवर में रीजनरेशन की पावर कुछ हद तक होती है और लीस्ट रीजनरेशन की पावर न्यूरॉन्स में होती है ना। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो जो रीजनरेशन है वो रीग्रोथ है। क्लियर? जो भी इंजर्ड पार्ट है उसकी रीग्रोथ होना, लॉस्ट पार्ट है उसका दोबारा से बिल्डअप होना। तो इस तरीके से आप डिफरेंस कर सकते हैं दोनों में, रीजनरेशन में और फ्रेगमेंटेशन में। इसके बाद में नेक्स्ट जो मेथड आता है रिप्रोडक्शन का, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो है स्पोर फॉर्मेशन। क्या है? स्पोर फॉर्मेशन। और स्पोर फॉर्मेशन को हम स्पोरुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पोरुलेशन बोलते हैं। और स्पोरुलेशन क्या है? सबसे पहले इसके अकरेंस की बात करते हैं कि दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉमनली सीन इन
monorans, protistans, algae and fungi. Also by lichen. तो फिफ्थ मेथड यहां पे आता है स्पोर फॉर्मेशन. स्पोर फॉर्मेशन that is called as sporulation. This type of reproduction commonly found in monorans, protistans, algae and fungi. ऑल्सो सीन इन लाइकन ऑल्सो. पर लाइकन को तो हम किसी भी क्लासिफिकेशन में प्लेस रखते ही नहीं है, वो तो स्पेसिफिक ड्यूल ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल हैं. तो यहाँ आप इस तरीके से देख सकते हैं. अब स्पोर्स की मैं बात करूं तो स्पोर्स ये जनरली सिंगल सेल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स होते हैं. Spores are single-celled asexual reproductive units formed through mitosis, so also called as mytospores, or also known as accessory spores. माइटोस्पोर्स और एसेसरी स्पोर्स इनको बोला जाता है. और सीधा सा मैं आपको एक बात बोलूं कि यदि डिवीजन के बेस पर देखा जाए तो जो स्पोर्स हैं इनको 2 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं. वन इज माइटोस्पोर्स, जो माइटोसिस डिवीजन के थ्रू डेवलप होते हैं, यहाँ पे जो मेनली मैं डिस्कस करा रहा हूं. और सेकंड मियोस्पोर्स, जो मियोसिस डिवीजन के रिजल्ट एंड से डेवलप होते हैं और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे, और माइटोस्पोर्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे. क्लियर. इसके बाद में आगे मैं और स्पोर्स के बारे में बात करूं तो डिफरेंट टाइप के स्पोर्स इन इंडिविजुअल्स में बनते हैं, इन डिफरेंट ग्रुप्स में बनते हैं. अब स्पोर्स की मैं बात करूं तो वेरियस टाइप के स्पोर्स यहाँ पे डेवलप होते हैं. लाइक जूस्पोर्स, एप्लेनोस्पोर्स, क्लेमाइडोस्पोर्स, ऊडिया, कॉनेडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स, हिप्नोस्पोर्स, एकाइनिड्स, एसियोस्पोर्स, पिकनियोस्पोर्स, टेल्यूटोस्पोर्स एंड सोरेडिया इन लाइकन. तो वेरियस टाइप के यहाँ पर स्पोर्स आप देख रहे हैं और ये स्पोर्स सभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं. लेकिन यहाँ पर आपको स्टडी करना है 2 स्पोर्स के बारे में. जो मेन 2 स्पोर्स हैं, वन इज जूस्पोर्स एंड सेकेंड इज कॉनेडिया. दैट इज इंडिविजुअल. कॉनेडिया इज नॉन एज कॉनेडियम.
क्लियर। तो इस तरीके से ये वेरियस टाइप के स्पोर्स हैं। अब यहाँ पे आप चाहें तो एक बात और समझ सकते हैं कि ये स्पोर्स, कुछ जो स्पोर्स हैं वो फेवरेबल कंडीशन में डेवलप होते हैं और कुछ स्पोर्स अनफेवरेबल कंडीशंस में डेवलप होते हैं। तो यहाँ आप ध्यान रख सकते हैं कि few spores formed during favorable condition and few spores formed during unfavorable conditions। क्लियर। स्पोर्स के बारे में अब यहाँ आप स्पोर्स, few spores develop in a favorable condition and few spores develop during unfavorable condition, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। अब यहाँ पे आप एग्जाम्पल इनके देख सकते हैं। क्लियर। जो स्पोर्स हैं फेवरेबल कंडीशन में डेवलप होते हैं, ए प्लेनोस्पोर्स फेवरेबल कंडीशन में डेवलप होते हैं, कॉनेडिया है फेवरेबल कंडीशन में डेवलप होते हैं, ओडिया है फेवरेबल कंडीशन में डेवलप होते हैं। क्लियर। तो यहाँ एग्जाम्पल इनके आप देख सकते हैं कि जो स्पोर्स ए प्लेनोस्पोर्स कॉनेडिया एंड लास्ट ओडिया, ये मैंने इंपॉर्टेंट आपको एग्जांपल बताए हैं। और यहाँ अनफेवरेबल कंडीशंस की मैं बात करूं तो इसमें एग्जांपल आप दो याद रख सकते हैं। एक आप याद रख सकते हैं क्लेमाइडोस्पोर्स और सेकंड एग्जांपल आप याद रख सकते हैं हिप्नोस्पोर्स। हिप्नोस्पोर्स। क्लियर। यहां इनका थोड़ा सा आप डिस्क्रिप्शन सुन लीजिए। ठीक है। जो स्पोर्स ये जनरली वेरी इंपॉर्टेंट मोटाइल फ्लैजिलेटेड स्पोर्स हैं, दे आर कॉमनली फाउंड इन एल्गी एंड सम फंजाई एंड स्पेशली मेंबर ऑफ क्लास फाइकोमाइसिटीज। क्लियर। सेकंड ए प्लेनोस्पोर्स की मैं बात करूं तो ये थिन वॉल्ड नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं और इस टाइप के स्पोर्स कहाँ मिलते हैं? राइजोपस में और म्यूकर में। तो एप्लेनोस्पोर्स कहाँ मिलते हैं? राइजोपस में और म्यूकर में। इसके साथ कॉनेडिया है। कॉनेडिया आप देख सकते हैं कि दीज आर द मोस्ट फेवर्ड स्पोर्स फाउंड इन पेनिसिलियम एंड एस्परजिलस नाइगर। क्लियर। ओडिया की भाई ये नॉन मोटाइल हैं। ओडिया की बात करें तो ओडिया भी एक टाइप के स्पोर्स ही हैं, लेकिन ये जनरली हाइफल सेल से डेवलप होते हैं। हाइफल सेल से डेवलप होते हैं एंड बिहेव एज ए स्पोर एंड हेल्प्स इन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड दिस टाइप ऑफ स्पोर्स आर फाउंड इन म्यूकर। क्लियर। जो फाइकोमाइसिटीज का मेंबर है। इसके बाद में क्लेमाइडोस्पोर्स की मैं बात करूं तो ये जनरली डोरमेंट स्पोर्स हैं जो अनफेवरेबल कंडीशंस में डेवलप होते हैं और ये स्पोर भी फॉर्म्ड फ्रॉम हाइफल सेल्स एंड दीज आर थिक वॉल्ड स्पोर्स एंड फाउंड इन राइजोपस। तो राइजोपस में ये देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इसमें एग्जांपल आ जाता है हिप्नोस्पोर्स का और हिप्नोस्पोर्स भी क्या है? ये थिक वॉल्ड स्पोर्स है एंड दिस टाइप ऑफ द स्पोर्स मींट फॉर पेरिनेशन। पेरिनेशन का मींस क्या है? सर्वाइव फॉर मेनी इयर्स। मींट फॉर पेरिनेशन एंड डिस्पर्स्ड बाय विंड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल टेक्स प्लेस। तो इस टाइप के थिक वॉल्ड जो स्पोर्स हैं ये क्लेमाइडोमोनास में देखने को मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? क्लेमाइडोमोनास के अंदर। क्लियर। तो इस तरीके से ये जनरल आइडिया आप ले सकते हैं। ठीक है। जनरली जो स्पोर्स आप देख रहे हैं कि फेवरेबल कंडीशन में डेवलप हो रहे हैं वो ऑलवेज क्या है? थिन वॉल्ड रहेंगे
और इनके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल क्या है, स्टोर रहेगा, और ये इमीडिएटली जर्मिनेट करेंगे और इनका पेरिनेशन में कोई रोल नहीं रहेगा। क्लियर? जबकि इसके अपोजिट हम अनफेवरेबल कंडीशंस में डेवलप होने वाले स्पोर्स की बात करें तो ये ऑलवेज क्या है, थिक वॉल्ड होंगे। ऑलवेज क्या है, थिक वॉल्ड होंगे और इनके अंदर फूड स्टोर्ड रहेगा और पेरिनेशन की तरह ये बिहेव करेंगे, क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशन में ग्रो कर रहे हैं ना। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएंगी तो ये स्पोर्स स्टार्ट जर्मिनेशन एंड गिव राइज टू न्यू बॉडी। क्लियर? और सबसे बड़ी बात है कि ये पेरिनेशन में हेल्प करते हैं, सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स। तो इस तरीके से आपका ये स्पोर्स का जनरल एक डिस्कशन हो जाता है। अब यहाँ पे मुझे आपको टू स्पोर्स के बारे में थोड़ा सा अच्छे से बताना है, एक जू स्पोर्स और एक कॉनिडिया। जू स्पोर्स एंड कॉनिडिया। अब जू स्पोर्स को देखिए आप, जू स्पोर्स, these are motile flagellated spores found in algae and some fungi, स्पेशली मेंबर ऑफ फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज के मेंबरों में, और यहां फाइकोमाइसिटीज के मेंबरों की बात करूं तो एल्ब्यूगो के अंदर सॉरी एकाल्या, फाइटोफ्थोरा, में ये देखने को मिलते हैं। क्लियर? यहां पर एल्गी में बात करूं तो यूलोथ्रिक्स के केस में, स्पायरोगायरा के केस में, उडोगोनियम के केस में जो स्पोर्स डेवलप होते हैं और ये मोटाइल फ्लैजेलेटेड स्पोर्स होते हैं। यहां पे मैं जनरल बात करूं कि दीज स्पोर्स डेवलप into a specific sac-like structure, called zoosporangium, means zoospores are endogenous in origin, means they develop inside a specific sac-like structure, and that specific sac-like structure is known as what? zoosporangium। इस तरीके से ये sac-like स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर के अंदर ये जनरली क्या है, डेवलप होते हैं। ये इसकी स्टॉक है और यहां ये जूस्पोर मदर सेल से डेवलप होते हैं। जूस्पोर मदर सेल से डेवलप होते हैं। दैट sac like structure is known as zoosporangium, zoospore forming structure, and finally at maturity zoosporangium become ruptured and zoospores are released free. Commonly they are biflagellated, but in some algae they are quadriflagellated and multiflagellated. Clear? ये zoospores हैं। And finally these
disseminated by the wind, and these structure fall into the ground and start germination after getting suitable substratum. तो यही स्पोर्स क्या है, क्या डेवलप कर लेते हैं, न्यू इंडिविजुअल। क्लियर? तो इस तरीके से ये आप यहाँ पे जूस स्पोर्स के बारे में देख सकते हैं। आपकी बात क्लियर हो रही है? अब यहाँ पे आपको कॉनिडिया के बारे में और थोड़ा सा देखना है। ये आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं या मेरे साथ साथ आप लिख सकते हैं, नोट्स भी आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। नेक्स्ट मैं बात करूं कॉनिडिया के बारे में। कॉनिडिया ये नॉन मोटाइल स्पोर्स हैं, फाउंड इन पेनिसिलियम एंड एस्परजिलस। दोनों फंजाई में ये डेवलप होते हैं और दोनों ही फंजाई क्या हैं, एस्कोमाइसिटीज के मेंबर हैं, मीन्स ये सैक फंजाई है। क्लियर? अब इनका हम देखें तो जनरली फंजाई में जो बॉडी है उसको माइसिलियम बोलते हैं। इट इज द नेटवर्क ऑफ हाइफी। और यहाँ पर मैं बात करूं तो इसके केस में आप देख सकते हैं कि जो स्पेशलाइज्ड हाइफी है दैट डेवलप कॉनिडिया इज नोन एज कॉनिडियोफोर। स्पेशलाइज्ड हाइफी दैट डेवलप कॉनिडिया is known as conidiophore, and it is branched and septate, from where a bottle shape structures arise, and these bottle shape structures give rise to chain of conidia, give rise to chain of conidia। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर्स हैं, इनको हम स्टेरिगमेटा बोलते हैं। तो जनरली ये हाइपल ब्रांच है जिसको कॉनिडियोफोर बोला जाता है। Hyphae that give rise to a chain of conidia, and these are the sterigmata, and these are the bottle shape structures having conidia mother cells। अब इनसे यहाँ पर कॉनिडिया डेवलप होते हैं और ये चेन में डेवलप होते हैं, और इनका जो ऑर्डर है अरेंजमेंट का जो ऑर्डर है वो बेसिपेटल होता है। बेसिपेटल मैनर में ये अरेंज होते हैं, और बेसिपेटल मैनर का मतलब होता है कि ओल्डेस्ट एट द टिप एंड यंगेस्ट एट द बेस। इस तरीके से ये कॉनिडिया हैं, चेन ऑफ कॉनिडिया। आप चाहें तो यहाँ भी एक सेंटर में
एक बना सकते हैं। और इनका जो अरेंजमेंट है वो बेसिपिटल मैनर में होता है। किस मैनर में होता है? बेसिपिटल मैनर में। क्लियर? तो ये चेन ऑफ कॉनिडिया है। क्या है ये? चेन ऑफ कॉनिडिया। And finally, these conidia disseminated by wind and fall on the ground and start germination and give rise to new mycelium. क्लियर? तो यहाँ पर जो चेन ऑफ कॉनिडिया है ये बेसिपिटल मैनर में अरेंज्ड है। बेसिपिटल मैनर। क्लियर? और बेसिपिटल का मीन्स होता है जो बेस को पीट दे, मीन्स फ्रॉम एपेक्स टू बेस। क्लियर? तो यहां पर अब बेस की हम बात करें तो बेस पर यंगर कॉनिडिया होंगे। यंगर कॉनिडियम। और टिप पर ओल्डेस्ट कॉनिडियम। जैसे जैसे मैच्योर होते चले जाते हैं ये यहाँ से रिलीज होते चले जाते हैं, रिमूव होते चले जाते हैं एंड डिसेमिनेटेड बाय द विंड्स। क्लियर? अब कॉनिडिया को जनरली हम देखें तो इस तरीके के स्ट्रक्चर से होते हैं। नॉन मोटाइल ये स्पोर्स हैं एंड दे स्टार्ट जर्मिनेशन एंड गिव राइज टू न्यू माइसीलियम। गिव राइज टू न्यू माइसीलियम। दैट इज द बॉडी ऑफ फंजाई इज नॉन एज माइसीलियम। तो इस तरीके का आप रिप्रोडक्शन देख सकते हैं। पेनिसिलिन के बारे में आप थोड़ा सा यहाँ पे समझ सकते हैं। पेनिसिलिन जनरली फर्स्ट एंटीबायोटिक है जिसको डिस्कवर किया था पेनिसिलियम नोटेटम फंगस से। पेनिसिलियम नोटेटम फंगस से इसको डिस्कवर किया था। इसको वंडर ड्रग भी बोलते हैं क्योंकि ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर इसका काफ़ी यूज किया था, काफ़ी सोल्जर्स को ठीक किया था इस एंटीबायोटिक की हेल्प से। क्लियर? तो ये आप समझ सकते हैं। एस्परजिलस नाइगर है, ये सिट्रिक एसिड का अच्छा सोर्स है। क्लियर? तो यहाँ पे ये स्पोर फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है। और नेक्स्ट मैं आपको डिस्कस कराऊंगा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्लियर? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगा और आप अच्छे से पढ़ते रहें मन लगा करके और पूरी चाल लगा करके आप पढ़ें। यही मेरा आप लोगों से कहना है। आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आपके पास टाइम हो तो शेयर करें, नहीं तो कोई बात नहीं है। बस आपका प्यार मुझे मिलते रहना चाहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन।